हे एवरीवन, वेलकम बैक टू डिलेड ऑनलाइन क्लासेस विद एडी। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं अनुसंधान के चरण, जिसे शोध भी कहा जाता है या स्टेप्स ऑफ रिसर्च क्या होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अनुसंधान के सोपान या स्टेप्स कितने होते हैं? देयर आर 6 स्टेप्स ऑफ रिसर्च। एक रिसर्च के 6 सोपान हो सकते हैं। और इन ये क्या होते हैं? फर्स्ट जो है समस्या का चयन करना, सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम और आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम कह सकते हैं। सेकंड है परिकल्पना का प्रतिपादन करना, फॉर्मुलेशन और क्रिएशन ऑफ हाइपोथेसिस। थर्ड है शोध की रूपरेखा तैयार करना, डिज़ाइन ऑफ रिसर्च मेथड। आई होप आपको ये 6 पॉइंट मैं डिटेल में बताऊंगी तो क्लियर हो जाएगा। फोर्थ जो है वो प्रदत्तों का संकलन करना। प्रदत्त मतलब आंकड़े होता है, डेटा होता है, जिसे हम आंकड़े भी कहते हैं। तो प्रदत्तों मतलब आंकड़े, कलेक्शन ऑफ डेटा। फिफ्थ पॉइंट जो है प्रदत्तों का विश्लेषण करना, एनालिसिस ऑफ डेटा और स्टैटिक्स। सिक्स जो नंबर है ये है सामान्यीकरण तथा निष्कर्षों का प्रतिपादन करना, फॉर्मुलेशन ऑफ जर्नलाइजेशन एंड कंक्लूजन। ये निष्कर्ष है कि अगर कोई रिसर्च हम कर रहे हैं तो उसके क्या सोपान होते हैं, स्टेप्स होते हैं, किस तरीके से हमें करना चाहिए स्टेप वाइज। तो ये 6 सोपान होते हैं, 6 स्टेप होते हैं किसी भी रिसर्च के, किसी भी अनुसंधान के, या तो हम शोध भी कह सकते हैं। इसको 3 नामों से जाना जाता है। इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि क्या होता है ये। फर्स्ट जो है ये समस्या का चयन करना, सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम, और या तो कह सकते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, समस्या की पहचान करना। ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें समस्या का चयन किया जाता है, उसके बाद समस्या को परिभाषित किया जाता है, जिससे समस्या का सीमांकन होता है और उसे व्यवहारिक रूप दिया जा सकता है। इसके लिए चिंतन की आवश्यकता होती है। फर्स्ट हमें क्या करना होता है कि फर्स्ट हमें कोई प्रॉब्लम पहचाननी होती है, मतलब हमें कोई किसी प्रॉब्लम को जानना होता है। प्रॉब्लम क्या हो सकता है? जैसे आप अगर एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो इसमें अगर किसी बच्चे को कम समझ आ रहा है, मान लीजिए बाकी जो बच्चे हैं उनको आ रहा है समझ में, लेकिन 2-3 बच्चे होते हैं जिनको कम समझ आ रहा है, तो हमारे पास एक प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम उस पर रिसर्च कर सकते हैं, फिर हम नई नई टेक्निक यूज करेंगे उनको समझाने के लिए, तो कि क्यों इन बच्चों को नहीं आ रहा है। तो एक टाइप का रिसर्च हो जाएगा, एक टाइप का अनुसंधान हो जाएगा। ठीक है। तो समस्या ऐसी हो सकती है, तो हमें क्या करना है, ऐसे प्रॉब्लम का सिलेक्शन करना है। प्रॉब्लम समानता शोध समस्या की डेफिनेशन है, याद कहीं पे अगर पूछ लिया कि शोध समस्या क्या होती है तो आप यहाँ पे देख लो क्या होती है ये। शोध समस्या एक ऐसी समस्या होती है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक चरों के बीच एक प्रश्नात्मक संबंध की अभिव्यक्ति होती है। दो चरों के बीच में, मतलब समझिए दो या अधिक चरों के बीच में अगर एक प्रश्नात्मक संबंध की अभिव्यक्ति होती है तो हम उसे शोध समस्या कह सकते हैं। ये समस्या की परिभाषा होती है। दो चर, जैसे चर जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहले तो आप ये जान लो, पहला होता है स्वतंत्र चर होता है, स्वतंत्र। ठीक है। दूसरा जो होता है आश्रित। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि सीखना बुद्धि या आपका आश्रित चर हो गया। क्या हो गया ये? बुद्धि। ये बुद्धि मान लीजिए, इसमें बुद्धि आ गई। ठीक है। स्वतंत्र चर में क्या आ सकता है? स्वतंत्र चर में आप मान लीजिए मोटिवेशन, प्रेरणा ले लीजिए। ठीक है। ये आता है। सीखना और बुद्धि आपका आश्रित चर हो गया, और स्वतंत्र चर में क्या हो गया? प्रेरणा। तो अगर आप देख रहे हो कि कुछ बच्चों को प्रेरणा मिल रही है लेकिन वो सीख नहीं रहे हैं, मतलब उनमें बुद्धि का ज़्यादा विकास नहीं हो रहा है, तो ये एक समस्या हो गई। तो इन दोनों चरों के बीच क्या हमें एक प्रश्नात्मक संबंध की अभिव्यक्ति जब होती है, मतलब मोटिवेशन मिलने के बाद भी अगर आप शिक्षा नहीं मिल रहा है, मतलब बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है, बच्चा सीख नहीं पा रहा, तो ये एक समस्या हो गई, और यही समस्या की डेफिनेशन इसलिए यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलते हैं, नेक्स्ट क्या है। इसमें समस्या की पहचान कैसे की जाती है? तो मैगुइन थे
मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या समस्या की अभिव्यक्ति के 3 कारण बताए थे कि किसी भी समस्या की जो अभिव्यक्ति होती है, कोई समस्या अगर आता है तो उसकी 3 कारण होते हैं। पहला तो ज्ञान में दरार, मतलब बच्चा सीख नहीं पा रहा, गैप आ रहा है सीखने में, ठीक है। विरोधी परिणाम से कैसे समस्या की पहचान की जा सकती है, जैसे कि आप कोई मेथड यूज कर रहे हो क्लास टीचिंग में, लेकिन क्या हुआ, उसका जस्ट अपोजिट हुआ, वो बच्चों में ज़्यादा उसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, वो प्रभाव नहीं डाल पा रहा है वो आपका मेथड। तो ये एक प्रकार की समस्या उत्पन्न हुई जिसे हम विरोधी परिणाम कह सकते हैं, ठीक है। किसी तथ्य की व्याख्या करना, मतलब आप कोई ऐसा टॉपिक लोगों को जा रहे हो समझा रहे हो, ठीक है, तो आप जिस तरीके से समझा रहे हो उनको पे क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको एक अच्छी तरीके से लिखना, ये हो सकता है। उसकी व्याख्या करना कि उनको कैसे समझ आया, क्या क्या आपने किस तरीके से समझाया, क्या क्या बताया, तो इस तरीके समस्या की पहचान की जा सकती है, ठीक है। सेकंड जो है ये है परिकल्पना। परिकल्पना का प्रतिपादन करना, या कह सकते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। फर्स्ट आपको हाइपोथेसिस समझना होगा। ये परिकल्पना होता क्या है। परिकल्पना को कॉमन इन जनरल वे में हम कह सकते हैं कि ये थिंकिंग से ले सकते हैं। जैसे कल्पना होती है इमेजिनेशन या थिंकिंग, तो थिंकिंग से हम ले सकते हैं, लेकिन रिसर्च में क्या होता है, जब शोधकर्ता किसी समस्या का चयन कर लेता है तो वह उसका एक अस्थायी समाधान या जांचनी प्रस्ताव के रूप में करता है, ठीक है। इस जांचनी प्रस्ताव को तकनीकी भाषा में परिकल्पना या प्राकल्पना कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हाइपोथेसिस कहते हैं। जब किसी समस्या का मतलब संभावित समाधान निकलता है। संभावित मतलब पॉसिबिलिटी बताता है, ठीक है। ये संभावित हम कह सकते हैं, इसमें हम किसी समस्या का चयन कर लेता है तो उसका एक अस्थायी समाधान, अस्थायी दिया है या संभावित कह सकते हैं। देखिए ये अस्थायी या असंभावित कह सकते हैं, जिसमें हम पॉसिबिलिटी समझ आते हैं, पॉसिबिलिटी जैसी कोई समाधान निकालता है कि ये समस्या का ये अगर ऐसा कुछ किया जाएगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको लखनऊ से गोरखपुर आना है, ठीक है। आपको लखनऊ से गोरखपुर जाना है, तो लखनऊ से गोरखपुर जाने के 3-4 रास्ते हैं समझ लीजिए। तो आप क्या एक कल्पना, अपनी सोच बना ली है, कंसेप्ट बना लिया अपने माइंड में कि ये वाला रास्ता ज़्यादा शॉर्ट है, मतलब बहुत छोटा है, और आप इस रास्ते जाएंगे तो आप लखनऊ से गोरखपुर जल्दी पहुंच जाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या अगर और क्या आपका ये एक कंसेप्ट, एक आपका यही परिकल्पना बन गया ना, ये आपकी एक कंसेप्ट, आपकी थिंकिंग ही है। तो ये एक परिकल्पना हो गया जब आपने मान लिया कि ये रास्ता आपका, ये गोरखपुर जाने का ये रास्ता लखनऊ से छोटा है, ठीक है। आप अब क्या करोगे, इसको प्रैक्टिकली करोगे, आप इस पे रिसर्च करोगे, फिर आप तीनों रास्ते पे आप देखोगे कि कौन सा रास्ता छोटा है। इस पे एक हाइपोथेसिस, मतलब हाइपोथेसिस तो आपने बना लिया, परिकल्पना। अब आप इस पर रिसर्च करोगे, तो फिर आपका जो रिसर्च आना चाहिए वो आपकी परिकल्पना से मिलना चाहिए, तभी आपका रिसर्च जो होता है वो सही होता है, ठीक है। तो आपको हाइपोथेसिस का मतलब समझ आ गया होगा, आई होप। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन है, समझ लीजिए। किसी घटना की व्याख्या करने वाला कोई सुझाव या अलग अलग प्रतीत होने वाली बहुत सी घटनाओं को एक आपसी संबंध की व्याख्या करने वाला कोई तर्कपूर्ण सुझाव परिकल्पना कहलाता है। क्या है, किसी घटना की व्याख्या करने वाला या कोई सुझाव देता है, जैसे आपने कंसेप्ट बना लिया, थिंकिंग है, आप कह रहे हो कि लखनऊ से दिल्ली, लखनऊ से गोरखपुर का रास्ता जो है वो छोटा, ये रास्ता छोटा है, तो सुझाव देना जो होता है यही परिकल्पना होता है। तो आपको क्या करना होगा, इसमें फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, सेकेंड वाला पॉइंट जो है, परिकल्पना बनानी होगी किसी रिसर्च के लिए। और परिकल्पना कैसी होनी चाहिए, इसकी विशेषता होती है, परिकल्पना को जांचनी, मतलब परिकल्पना को जांचनी होना चाहिए, पर जो परिकल्पना आप बना रहे हो वो जांचनी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा है, बनाई गई परिकल्पना का तालमेल अध्ययन के क्षेत्र की अन्य परिकल्पनाओं के साथ होना चाहिए। मतलब जो हाइपोथेसिस आप कर रहे हो, जो आप कल्पना बना रहे हो, पुराने तथ्यों पे पुराने जो रिसर्च हो गए हैं उनसे थोड़ा मिलता जुलता होना चाहिए। फिर ये नहीं एकदम अलग होना चाहिए, ठीक है। परिकल्पना को मितव्ययी होना चाहिए, मतलब मितव्ययी मतलब कम खर्चीला होना, मतलब मितव्ययी मतलब ज़्यादा महंगा पैसे वाला नहीं, इकोनॉमिकली सेफ हो, मतलब ज़्यादा खर्च ना किया जाए इस पे, ऐसी परिकल्पना बनानी चाहिए। फिर उसके बाद है
परिकल्पना में तार्किक पूर्णता या लॉजिकल यूनिटी और व्यापकता का गुण होना चाहिए। जो क्षेत्र है परिकल्पना का वो विस्तृत हो, बड़ा क्षेत्र हो। परिकल्पना को मितव्ययी होना चाहिए, ये सेम पॉइंट है। परिकल्पना को अध्ययन के क्षेत्र के मौजूदा सिद्धांतों एवं तथ्यों से संबंधित हो, मतलब बाकी चीज़ों को भी कवर कर लेना चाहिए। अगर आप जो हाइपोथेसिस कर रहे हो, हाइपोथेसिस बनाया है, वो बाकी क्षेत्रों से भी जोड़ के रखना चाहिए, जो पुराने तथ्य हैं उनसे मिलता जुलता होना चाहिए, ठीक है। परिकल्पना को संप्रत्यात्मक या कंसेप्चुअल रूप से स्पष्ट होना चाहिए, उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। परिकल्पना को अध्ययन के क्षेत्र के मौजूदा सिद्धांत एवं तथ्यों से संबंधित होना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स आप एक परिकल्पना बनाते समय को आपको करना चाहिए, ठीक है, कि एक रिसर्च के लिए, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है? शोध की रूपरेखा तैयार करना, डिजाइन ऑफ रिसर्च। इसमें क्या होता है? शोध के उद्देश्य के आधार पर अध्ययन के विषय के विभिन्न पक्षों को उद्घाटित करने के लिए पहले से बनाई गई योजना का रूपरेखा की अभिकल्प कहते हैं। इसको एक अलग ये जो स्टेप है इसको शोध अभिकल्प के नाम से भी जाना जाता है। एक अलग नाम आप इस स्टेप का डाल सकते हो, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें आपको रूपरेखा तैयार करनी पड़ती है। इसमें आपको क्या करना पड़ता है कि आपको अगर कोई रिसर्च कर रहे हो, कोई भी रिसर्च कर रहे हो, तो आपको क्या करना होगा? विभिन्न मतलब मेथड का, कि आप किस तरीके से रिसर्च करोगे, किस मेथड का प्रयोग करोगे। अगर शिक्षा के क्षेत्र में है तो आप किस तरीके से रूपरेखा तैयार करोगे, जो तथ्य हैं उसको इकट्ठा करोगे। इसमें यही आता है कि आप मात्रात्मक या गुणात्मक जो अनुसंधान है, किस मेथड का प्रयोग करोगे, ठीक है। कोई रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, विभिन्न पक्षों को ध्यान में रखना होता है। इसमें रूपरेखा तैयार करनी होती है किसी रिसर्च करने के लिए। इसमें बेसिकली रूपरेखा तैयार की जाती है और इसे शोध अभिकल्प के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आप क्या करते हो? आप इसमें मेथड यूज करते हो किसी रिसर्च को करने के लिए, और इसमें परिकल्पना की पुष्टि के लिए प्रारूप तैयार किया जाता है, जिसे शोध विधि तथा प्रविधियों के संबंध में निर्णय लिया जाता है। आंकड़ों के संकलन के लिए परीक्षाओं का चयन किया जाता है। मतलब आप इसमें क्या करते हो? गुणात्मक, मात्रात्मक, कोई भी जो मेथड है आप रिसर्च करने का, आप वो मेथड इसमें लाते हो कि किस मेथड से कौन सा मेथड यूज किया जाए, और विधियाँ देखते हो कौन सी विधि से किया जाए, सीक्वेंस कैसे हो, इसमें ये आता है। इसमें इसीलिए इसको कहा गया शोध की रूपरेखा तैयार करना। आप रूपरेखा तैयार करते हो, ठीक है। जैसे आप कुछ भी ऐसे लिखते हो तो आप रूपरेखा तैयार करते हो कि इस सीक्वेंस में मैं लिखूंगा, तो एक रूपरेखा लिखते हो। अगर आप कोई भी निबंध लिखते हो तो आप पहले रूपरेखा डालते हो कि इंट्रोडक्शन का पार्ट है, फिर ये पार्ट्स, इस टाइप्स ऑफ जो भी आप टॉपिक ले रहे हो। तो उसी तरह रिसर्च के लिए भी आपको एक सीक्वेंस वाइज देखना पड़ता है कि आपको कौन सा मेथड यूज कर रहे हो रिसर्च करने के लिए। उसकी रूपरेखा इसलिए तैयार की जाती है, ठीक है। उसके बाद आंकड़ों तथा तथ्यों का संकलन और प्रदत्तों का संकलन करना, ये सेम ही है। प्रदत्तों मतलब आंकड़े होता है। तो आंकड़ा एक ऐसा साधन होता है, क्या होता है, जो डेटा क्या होता है, एक ऐसा साधन है जो सूचनाएं प्रदान कर समस्या को समझाने में सहायक होता है। अतः आंकड़ों के संग्रह का उद्देश्य किसी समस्या के स्पष्ट एवं ठोस समाधान के लिए साक्ष्य जुटाना। इसलिए सांख्यिकी अनुसंधान के लिए आंकड़ों का संकलन सबसे प्रथम एवं प्रमुख कार्य है। आंकड़ों का प्राथमिक आंकड़े मतलब आंकड़े प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं, ठीक है। इसमें क्या, आप किसी भी रिसर्च को डेटा है, डेटा कलेक्ट करना ही पड़ेगा। अब कोई भी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हो तो आपको पिछला और अभी जो चल रहा है उसमें पूरा आपको कंपैरिजन करना पड़ता है। एक बहुत ही रियलिस्टिक एग्जांपल से समझ लीजिए कि आपको अगर ये टॉपिक पढ़ना है जो अभी मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। आप क्या करो, यूट्यूब पे सर्च करोगे, अलग अलग वीडियो देखोगे, बुक पढ़ोगे, तो क्या आप अलग अलग रिसोर्स जो आपको सोर्स है अलग अलग है। आप यूट्यूब पे अलग अलग चैनल पे जा रहे हो, फिर क्या आप अलग अलग सोर्स यूज़ कर रहे हो अपनी पढ़ाई के लिए। बुक्स ले रहे हो, गाइड से पढ़ रहे हो, क्वेश्चन सीरीज देख रहे हो, क्वेश्चन पेपर देख रहे हो,
एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए यूट्यूब के चैनल पे देख रहे हो, तो आपको इसी तरह से एक रिसर्च करने के लिए आपको अलग अलग डेटा आपको कलेक्ट करना पड़ता है, पुराने डेटा जो हैं उनको कलेक्ट करना पड़ता है। तो जो टॉपिक आप पे आप रिसर्च कर रहे हो, अलग अलग डेटा आपको कलेक्ट करना पड़ता है या आंकड़ा आपको संग्रहित मतलब संग्रह करना पड़ता है आंकड़े का, ठीक है। तो इसमें ये आता है। फिर आंकड़ों तथा तथ्यों का विश्लेषण, इसमें क्या होता है, इसमें प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण जैसे प्रतिशत, ग्राफ आदि का प्रयोग करके किया जाता है तथा शोध कार्य के पूर्व और पश्चात की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। जैसे मैंने अभी बताया कि आप अभी जब आपको किसी सब्जेक्ट का पढ़ना था, मान लीजिए यही टॉपिक पढ़ना है, तो आप यूट्यूब पे आप अलग अलग चैनल पे जा रहे हो, अलग अलग सोर्स का यूज़ कर रहे हो पढ़ने के लिए, तो फिर आप क्या कम लास्ट में जो देखोगे उसी उसी चैनल पे जाओगे जो आपको ऐसा लगता है कि जो चैनल आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रही है, जो अच्छी चीज़ वो टॉपिक पे बता रहा है, तो आप उसी मतलब आप कंपैरिजन करोगे डेटा का, कौन सा डेटा आप कौन से चैनल पे जो जा रहे हो वो कौन सा चैनल अच्छा है, कौन सा चैनल अच्छा नहीं इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो इन दोनों का आप कंपैरिजन करोगे, इसलिए इसे विश्लेषण दिया गया है। तो आप ऐसे ही क्या करोगे, जो आंकड़े आप कलेक्ट कर रहे हो उनको अलग अलग भागों में बांटोगे, अलग अलग तरीके से आप उसका तुलना करोगे, तुलनात्मक स्टडी करोगे कि कौन सा अच्छा है और कैसे करोगे। प्रतिशत, ग्राफ आदि का प्रयोग करके आप जो डेटा है उन आंकड़ों का आप विश्लेषण करोगे और शोध कार्य के पूर्व और के पश्चात की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करोगे इसमें, ठीक है। ये स्टेप इसमें यही आता है। समान्वीकरण तथा निष्कर्षों का प्रतिपादन करना, ये लास्ट स्टेप है 6 नंबर। इसमें फॉर्मुलेशन ऑफ जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन, इसमें निष्कर्ष की बात हुई है कि अगर आप रिसर्च कर चुके हो तो आप किस तरीके से आप कंक्लूजन पे जाओगे, ठीक है। इसमें प्रदत्तों को ऑलरेडी मैंने बताया, ये आंकड़ों है, ये डेटा कहते हैं जिसको। डेटा के विश्लेषण एवं परिणामों के आधार पर निष्कर्ष का प्रतिपादन किया जाता है। जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया, उसका एनालिसिस किया, तो जो आपका निष्कर्ष निकलता है, उसी के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है, कंक्लूजन, जो नवीन ज्ञान की वृद्धि करते हैं और जिनके द्वारा क्रियाओं में सुधार एवं विकास लाया जा सकता है। सभी प्रकार के शोध कार्यों में इन्हीं सोपानों का अनुसरण किया जाता है। तो इसमें क्या कंक्लूजन में क्या है कि जो आपने रिसर्च कर ली उसमें नवीन ज्ञान की वृद्धि होती है। आपने पुराने डेटा कलेक्ट किए, नए डेटा कलेक्ट करके आपने एक स्टडी की, आपने एक रिसर्च बनाया, जिसमें क्या होता है नवीन ज्ञान की वृद्धि करते हैं और उस डेटा को हम फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं जिनके मतलब सुधार करने के लिए। मान लीजिए आप प्राइमरी स्कूल में रिसर्च कर रहे हैं तो किसी बच्चों का कि अपव्यय और अवरोधन मतलब जो बच्चे छोड़ के प्राइमरी स्कूल चले जा रहे हैं, इस पर अगर आपको रिसर्च करनी है कि क्यों जा रहे हैं, तो इन केस अगर आपने जब रिसर्च कर ली, उसका रीज़न पता कर लिया, आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, तो एक पे आ जाते हो कि हाँ बच्चे क्यों जा रहे हैं, ग्राफ बना के आप अलग अलग पिक्चर प्रेजेंट करके इस तरीके से आप समझाते हो। तो एक कंक्लूजन होता है कि क्यों जा रहे हैं। तो इन केस अगर फ्यूचर में अगर बच्चे को अगर ये पता चलता है कि बच्चा क्यों नहीं आ रहा है, तो आपका एक रिसर्च तैयार रहता है, तो उसमें सुधार किया जा सकता है। इसीलिए रिसर्च बनाया जाता है ताकि फ्यूचर में उसका यूज़ करके सुधार किया जा सके, ठीक है। और सभी प्रकार के जो रिसर्च होते हैं सोपानों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। आप इसी स्टेप्स में किसी भी रिसर्च को कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एंड थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।